जिंदगी में उतार चढ़ाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी सीधी लाइन का मतलब डेथ होता है। ऐसा कहना है एक महान भारतीय उद्योगपति पद्म भूषण पद्म विभूषण श्री रतन टाटा जी का, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के हित के लिए नीति मूल्यों को जी जान से संभालते हुए टाटा ग्रुप को बड़ा किया। आज हम उनके जीवन को करीब से जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, द बुक टैंक में आपका स्वागत है। रतन टाटा जी ने एक बड़े कमाल की बात कही है कि मैं सही फैसले लेने में बिलीव नहीं करता, बल्कि डिसीजन लेकर उन्हें सही साबित कर देता हूँ। इस लाइन को पूरी तरह से खुद पर अप्लाई करने वाले इंसान जिन्होंने अपना बदला अपनी सफलता से लिया। रतन टाटा जी एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें प्यार तो हुआ लेकिन शादी नहीं हुई। ये ऐसे शख्स हैं जिनका टाटा परिवार के साथ खून का रिश्ता नहीं है, बल्कि वह गोद लिए हुए पुत्र। ये ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने राज में टाटा को शिखर पर पहुंचा दिया। यह एक ऐसे शख्स हैं जो अलग मिट्टी के बने, उन्हें उद्योगपति कहें, देशभक्त कहें, दानवीर कहें या एक सफल बिजनेसमैन। इन्होंने अपनी सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। ये अपने कुल मुनाफे का 66% तक दान कर देते हैं। यह एक सफल उद्योगपति होने के साथ साथ एक बेहतरीन इंसान भी हैं। देश पर कभी भी कोई आपदा आई हो, इस दानवीर ने दिल खोलकर पैसा दान किया है। इन्होंने हाल ही में कोरोना वायरस जैसी बीमारी से लड़ने के लिए सरकार को 1500 करोड़ रुपए दान किए हैं। दोस्तों, भारतीय समाज में पारसियों ने अपने लिए एक विशेष स्थान बनाया है। उन्होंने वह सम्मान हासिल किया है जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। देश के आर्थिक विकास में योगदान करने के साथ साथ राष्ट्रीय एवं सामाजिक भूमिका भी निभाई है। उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से अपनी उन्नति के लिए अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया। गुजरात के सबसे पुराने कस्बे नवसारी में दादा भाई नौरोजी का जन्म हुआ। 1947 में यह क्षेत्र बड़ौदा के अधीन हो गया। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश शासनकाल में ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए। टाटा घराने के संस्थापक जमशेदजी टाटा के पिता नुसीरवानजी टाटा का भी निवास स्थान नवसारी ही है। यहीं पर जमशेदजी टाटा का भी जन्म हुआ। इनका निवास स्थान आज भी यहाँ स्मारक रूप में संरक्षित है। नुसीरवानजी टाटा के पूर्वज कई पीढ़ी से पारसी संप्रदाय में पुरोहित का कार्य किया करते थे, इसलिए समाज के सम्मानित लोगों में उनकी गिनती होती थी। नुसीरवानजी ने बदलते समय के साथ कुछ नया करने को सोचा। उन्होंने मुंबई आकर निर्यात करना शुरू किया। फिर उन्होंने जमशेदजी को भी मुंबई बुला लिया ताकि वह भी व्यापारिक क्षेत्र में अनुभव के साथ साथ कुशलता भी हासिल कर सकें। नुसीरवानजी अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जमशेदजी का एडमिशन एल्फिंस्टन कॉलेज में करवा दिया। दोस्तों, जमशेदजी टाटा का टाटा समूह में एक विशेष योगदान है। भारतीय उद्योग जगत के अग्रणी पुरुष जमशेदजी का जन्म 3 मार्च 1839 को नवसारी में हुआ था। इन्हें भारतीय उद्योग का जनक कहा जाता है। इन्होंने अपनी शिक्षा एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की। इन्होंने सन 1868 में 21,000 रुपए की पूंजी से एक व्यापारी फर्म की शुरुआत की, जिसके तहत विदेशों में सैनिक साजो सामान आपूर्ति शुरू की। 1869 में इन्होंने मुंबई में एक पुरानी तेल मिल खरीदकर उसे अलेक्जेंड्रा कॉटन मिल में बदल दिया। कुछ ही समय में यह एक चालू मिल बन गई, जिसे 2 वर्ष बाद प्रॉफिट के साथ बेच दिया गया। सन 1874 में 15 लाख की पूंजी से द सेंट्रल इंडिया स्पिनिंग वीविंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की शुरुआत की। अपनी सफलता से प्रेरित होकर इन्होंने 1886 में एक बीमार मिल को खरीदा, जिसे स्वदेशी कॉटन मिल का नाम दिया। जमशेदजी का इस्पात निर्माण का सपना तब पूरा हुआ जब उनके पुत्र दोराबजी व चचेरे भाई आर.डी. टाटा ने वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की। जमशेदजी ने होटल ताजमहल का निर्माण मुंबई में कराया। यह होटल उस समय के यूरोपीय मानकों के अनुरूप सभी सुख सुविधाओं से युक्त था। 7 जनवरी 1865 को भारतीय डाक एवं तार विभाग ने जमशेदजी के सम्मान में डाक टिकट जारी किया। दोस्तों, रतन टाटा जी का जन्म संपन्न एवं प्रसिद्ध टाटा परिवार में 28 दिसंबर 1937 में सूरत, ब्रिटिश भारत में हुआ। वे सुनु कमसीरियत एवं नवल होरमुसजी टाटा के सुपुत्र हैं। उनका बचपन थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बीता। साल 1948 में उनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया था। तब उनकी उम्र मात्र 10 साल की थी। इस डिवोर्स के बाद उनके पिता नवल टाटा ने सिमोन नाम की एक महिला से शादी कर ली। इस दूसरी शादी से उनके पिता को एक और बेटा हुआ, जिसका नाम नोएल टाटा रखा गया। इस छोटी उम्र में उनके माता पिता का डिवोर्स उनके लिए एक बड़ा सदमा था। वे मानसिक रूप से काफी टूट गए थे, इसीलिए रतन टाटा जी की परवरिश उनकी दादी नवाज भाई द्वारा की गई। वे दादी के अत्यधिक प्रिय थे। रतन जी की दादी नवाज भाई नवाज व दादा सर रतन टाटा निसंतान थे, इसलिए नवाज भाई ने होरमुसजी टाटा के पुत्र नवल होरमुसजी को गोद ले लिया।
होरमुसी टाटा उन्हीं की कपड़ा मिल में स्पिनिंग मास्टर थे। रतन टाटा जी की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैपियन स्कूल में हुई। इसके बाद इन्होंने मुंबई के द कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में दाखिला ले लिया। जब वे 15 वर्ष के थे तब उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, जहां उन्होंने न्यूयॉर्क के रिवरडेल कंट्री स्कूल से 12वीं तक की पढ़ाई की। सन 1958 में अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग में स्नातक किया। इसके बाद उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का कोर्स किया। रतन टाटा अपने स्कूल में एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे। उसी दौरान उन्हें IBM से जॉब की ऑफर आई, लेकिन रतन टाटा ने उस जॉब को ठुकरा दिया। इन्होंने कभी भी अपने नाम का फायदा नहीं उठाया। आपको जानकर आश्चर्य होगा, इन्होंने कॉलेज टाइम में पैसों के लिए बर्तन साफ करने जैसा काम किया। इनका ऐसा मानना था कि अपनी मेहनत के दम पर अपनी लाइफ में किसी भी मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि सभी जानते हैं, रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा जी की जिंदगी का सबसे बड़ा रहस्य यही रहा कि उन्होंने अब तक शादी क्यों नहीं की। इसके पीछे बहुत सारी अटकलें लगती रही, लेकिन वो हमेशा इस बात को अपने दिल में ही दबाए रहे। आखिरकार उन्होंने एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया। उसमें उन्होंने बताया कि कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने लॉस एंजलिस शहर में एक नौकरी करना शुरू की। इस नौकरी के लिए उन्होंने 2 साल वहां बिताए, तभी उन्हें वहां रहने वाली एक लड़की से प्यार हो गया। वे आज भी अपने उन 2 सालों के पलों को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय मानते हैं। वे दोनों एक दूसरे को बहुत अधिक प्रेम करते थे। वे दोनों ही शादी करना चाहते थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। उसी समय रतन टाटा के पास उनकी दादी की तबीयत खराब होने की खबर पहुंची। अपनी दादी से अधिक लगाव व 7 सालों से ना मिलने के कारण वे वापस भारत आ गए। उन्होंने उस महिला को भी अपने साथ भारत चलने को कहा। उन्होंने कहा कि वे इंडिया जाकर शादी कर लेंगे। वह लड़की तो तैयार थी, लेकिन उनके पेरेंट्स ने उन्हें जाने की परमिशन नहीं दी। यह बात साल 1962 की थी, जब भारत और चाइना का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के कारण ही उस लड़की के पेरेंट्स ने उन्हें जाने से मना कर दिया था। ऐसे में उस महिला ने वादा किया वह युद्ध खत्म होते ही उनके पास भारत आ जाएगी। इसी भरोसे रतन टाटा जी अपनी दादी के पास वापस लौट आए। वह भारत में आकर उस महिला का इंतजार करने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वह उनके पास जरूर आएगी। उनका इंतजार काफी लंबा होता गया। आखिर में उन्हें खबर मिली, उस महिला के माता पिता ने उसकी शादी किसी और से कर दी। यह खबर सुनकर उन्हें काफी गहरा धक्का लगा। उनका दिल पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उन्होंने सच्चे मन से उस महिला से प्यार किया था। उनसे ये वादा भी किया था कि वे उसी से शादी करेंगे, लेकिन उस महिला का किसी और से शादी कर लेना रतन टाटा के लिए जिंदगी भर का शादी ना करने का कारण बन गया। यह बात साबित करती है कि रतन टाटा अपने वादों और उसूलों के कितने पक्के हैं। यही चीज उनके कामयाब होने का सबसे बड़ा कारण है। दोस्तों, रतन टाटा जी पेशे से एक इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, फिलैंथ्रोपिस्ट, एंटरप्रेन्योर व इन्वेस्टर हैं। रतन टाटा के करियर की शुरुआत टाटा स्टील से हुई। टाटा ग्रुप और उनकी फैमिली की परंपरा के अनुसार 1970 तक ये टाटा ग्रुप की अलग अलग कंपनियों में काम करते रहे, क्योंकि उनके दादाजी का मानना था जब तक आप अपने बिजनेस को पूरी तरीके से जान नहीं लेते तब तक आप इसके मालिक नहीं बन सकते। उनकी इसी बात को इन्होंने भी फॉलो किया। इसके बाद 1970 में इन्हें मैनेजमेंट में प्रमोट किया गया। फिर 1971 में इन्हें नेल्को कंपनी हैंडओवर कर दी गई। यह टीवी और रेडियो मैन्युफैक्चर करने वाली एक कंपनी थी। यह कंपनी उस वक्त घाटे में जा रही थी। इन्होंने अपने अथक प्रयास से इस कंपनी को मार्केट में एक अलग पहचान दिलाई, लेकिन देश में आर्थिक मंदी की वजह से इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। यह उनकी लाइफ का पहला फेलियर था। इन्होंने हार ना मानकर आगे बढ़ने का फैसला लिया। इसके बाद इन्होंने अपनी एक और डूबी हुई कंपनी टाटा एक्सप्रेस मिल को खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिल सकी। यही कंपनी भी बंद हो गई। 1991 में रतन टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। तब तक इन्होंने बिजनेस की इतनी नॉलेज इकट्ठी कर ली थी कि अगले 21 सालों में लगातार मेहनत करके वे टाटा कंपनी को इंटरनेशनल लेवल तक ले गए। साथ ही अपनी कंपनी को इंडिया और फॉरेन कंट्रीज में एक्सपेंड करते गए। रतन टाटा के आने के बाद टाटा ग्रुप को 50% प्रति वर्ष मुनाफा होने लगा। यहाँ से उन्होंने अपनी बिजनेस की दुनिया में अपना परचम फहराना शुरू किया। काफी साल टाटा ग्रुप में काम करने के बाद रतन टाटा ने बहुत सारी कंपनियों को भी खरीद लिया, जिसमें टाटा मोटर के साथ लैंड रोवर और जगुआर थी। इसके साथ ही टाटा टी के साथ टेटली टी कंपनी थी। वहीं टाटा स्टील के साथ कोरस जैसी और भी कई कंपनियों को उन्होंने खरीद लिया। रतन टाटा ने शालीनता से अपने अपमान का बदला लिया। ये रतन टाटा जी ने बड़ी ही शालीनता से अपने अपमान का बदला कैसे लिया। एक बार की बात है जब टाटा ग्रुप पहले से ही पैसेंजर और कॉमर्शियल व्हीकल बनाती थी, लेकिन आम भारतीयों के कार का सपना पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने 30 दिसंबर
1998 में पूरी तरीके से इंडिया में बनने वाली कार इंडिका लॉन्च की। रतन टाटा का यह ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसको पूरा करने के लिए रतन टाटा जी ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन ऑटो एनालिस्ट ने इस कार को पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। इसका नतीजा यह हुआ कि टाटा इंडिका की सेल बहुत गिर गई। टाटा इंडिका को मार्केट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। 1 साल के अंदर ही टाटा इंडिका फ्लॉप हो गई, जिससे टाटा मोटर्स को बहुत नुकसान हुआ। इसके बाद रतन टाटा को अपने फैसले को लेकर बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तब कुछ करीबी लोगों ने इंडिका की वजह से हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपना कार व्यापार किसी और कंपनी को बेचने का सुझाव दिया। यह कार लॉन्च करने की योजना रतन टाटा की खुद की थी, उससे काफी नुकसान भी हुआ था, इसलिए रतन टाटा ने यह सुझाव ठीक समझा। उन्होंने अपने साझेदारों के साथ इसे बेचने का प्रस्ताव फोर्ड कंपनी के पास लेकर गए। कंपनी के साथ रतन टाटा की मीटिंग 3 घंटे तक चली। तब फोर्ड कंपनी के चेयरमैन बिल फोर्ड का रतन टाटा के साथ व्यवहार बहुत रूखा था। बातों ही बातों में बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा कि अगर तुम्हें कार बनानी ही नहीं आती तो तुमने इस बिजनेस में इतने पैसे क्यों इन्वेस्ट किए? हम यह कंपनी खरीद कर तुम पर एहसान कर रहे हैं। यह बात रतन टाटा को दिल पर लग गई। वे रातों रात डील को छोड़कर वापस चले आए। वे इस बात को लेकर अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्हें अब अपनी सक्सेस से जवाब देना था। रतन टाटा ने वापस आकर अपना पूरा ध्यान टाटा मोटर्स पर डाल दिया। उन्होंने इंडिका का नया वर्जन इंडिका 2 लॉन्च किया। कुछ ही वर्षों में शुरुआती झटके खाने के बाद रतन टाटा का कार बिजनेस अच्छा खासा आगे बढ़ने लगा, जो बेहद मुनाफे का बिजनेस साबित हुआ। कुछ ही वर्षों बाद फोर्ड कंपनी अपनी जगुआर और लैंड रोवर की वजह से घाटे में चल रही थी। 2008 के आते आते वे दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। उस समय रतन टाटा ने उनकी लग्जरी कार जगुआर और लैंड रोवर को खरीदने का प्रस्ताव दिया, जिससे बिल फोर्ड ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। बिल फोर्ड उसी तरह अपने साझेदारों के साथ टाटा समूह के मुख्यालय पर पहुंचे, जिस तरह रतन टाटा उनसे मिलने के लिए उनके मुख्यालय में पहुंचे थे। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर को 2.3 बिलियन में खरीद लिया। इस बार भी बिल फोर्ड ने बिल्कुल वही बात दोहराई जो पिछली मीटिंग में उन्होंने रतन टाटा से कही थी, लेकिन इस बार बात थोड़ी पॉजिटिव थी। बिल फोर्ड ने रतन टाटा से कहा, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर एहसान कर रहे हैं। आज जगुआर और लैंड रोवर टाटा समूह का हिस्सा है, जो बेहद मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो बिल को करारा जवाब दे सकते थे, लेकिन वे अपनी सफलता के नशे में चूर नहीं थे। यही एक गुण है जो एक सफल और महान इंसान के बीच में अंतर दर्शाता है। यही सीख है जो हमें रतन टाटा से सीखनी चाहिए। अब बात करते हैं रतन टाटा जी की दानशीलता की। हमारे देश में जब भी संकट आया, रतन टाटा हमेशा हमारे देश की मदद करने के लिए आगे आए। 2011 में जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, तब उनके होटल ताज के लगभग 80 एम्प्लॉय की जान गई थी। इसके बाद वह उन सभी के घरों पर गए जिनके अपनों ने जान गंवाई थी। इन्होंने उन सभी का पूरा खर्च उठाया, यहाँ तक कि होटल के आसपास के छोटे मोटे काम करने वाले जिन्हें इसमें नुकसान हुआ, उन सभी की आर्थिक मदद की। इसके बाद जब देश में कोविड-19 का खतरा आया था, तब रतन टाटा जी ने भारत सरकार को 1500 करोड़ रुपए की मदद की थी। देश में पेंडेमिक के दौरान टाटा समूह में जो भी फ्रेशर आए थे, उनमें से किसी भी एम्प्लॉय को ना निकाले जाने का फैसला लिया गया। उनमें 4.5 लाख से भी ज्यादा एम्प्लॉय थे। तब रतन टाटा के ग्रुप में एक भी एम्प्लॉय को ना निकालने के साथ उनकी मदद की गई, जबकि वहीं दूसरी ओर पूरे विश्व में लोगों की नौकरियां जा रही थी। रतन टाटा जी के बाद टाटा समूह के उत्तराधिकारी की बात करें तो टीसीएस के सीईओ व मैनेजिंग डायरेक्टर नटराज चंद्रशेखरन वर्तमान में इस 150 साल पुराने टाटा समूह के चेयरमैन हैं। इन्हें टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद चुना था। जबरदस्त नेतृत्व क्षमता और रतन टाटा से नजदीकी होना उनकी चुनाव की प्रमुख वजह रही थी। उनकी खासियत है कि वो टाटा ग्रुप को अच्छी तरह से समझते हैं। वे पिछले 35 सालों से उस ग्रुप से जुड़े हुए हैं। टाटा समूह ने 68 साल बाद एयर इंडिया की कमान संभाल ली है। टाटा समूह के वर्तमान चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने सरकार से कर्ज में डूबी एयर इंडिया को खरीद लिया। यह सौदा 18,000 करोड़ में हुआ। इस तरह से टाटा ने एयर इंडिया के 100% शेयर अपने नाम कर लिए। ये एयर इंडिया की टाटा समूह में घर वापसी है। टाटा समूह ने ही सन 1932 में एयर इंडिया की शुरुआत की थी। एयर इंडिया की स्थापना JRD टाटा ने की थी। उस वक्त इसका नाम टाटा एयरलाइंस था। बाद में 29 जुलाई 1946 को यह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। तब इसका नाम एयर इंडिया लिमिटेड रख दिया गया था। रतन टाटा की इनकम और नेटवर्थ की बात करें तो रतन टाटा को देश का रत्न ऐसे ही नहीं कहा जाता। उन्होंने अपने जीवन में कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिसे हर कोई उनके दयालुपन का कायल हो गया है। $1.5 बिलियन के मालिक रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति हैं। वे बाहरी चमक धमक पर विश्वास नहीं करते। रतन टाटा सालों से मुंबई के कोलाबा में एक
बैचलर घर में रहते हैं। इनकी प्रति माह इनकम 90 करोड़ से भी ऊपर है। साल में वे 860 करोड़ रुपए से भी ऊपर कमाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।